हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जाट चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 9th के साइंस में चैप्टर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को फिजिक्स के जितने भी पार्ट थे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। और केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोगों ने पार्ट 3 चैप्टर 1 के पार्ट 3 तक कर लिए थे। आज ये मेरा पार्ट 4 होगा। मैंने आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाएँ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। इसके पीछे में आप लोग देखिए, जिसमें कि ठोस, द्रव और गैस के सामान्य गुण के बारे में, उसके बाद जितने भी प्रकार के उसके नोट्स पेंट थे वो लिखवाए हैं। तो एक पार्ट बच गया, इसे भी हम लोग आज सीख लेंगे और तो आप लोग का बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और आशा है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है। ठीक है मेरे पास। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि ठोस कैसे द्रव में बदलते हैं, द्रव कैसे गैस में बदलते हैं और गैस से फिर कैसे ठोस कैसे द्रव में आ जाएंगे, वो सारे के बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, पदार्थ की तीन अवस्था अभी मैंने आप लोग को बताया था 5 अवस्था, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग 3 अवस्था को ध्यान रखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है मेरे प्यारे। तो कैसे? तो देखिए, ठोस अवस्था को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। जैसे अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा। ठोस अवस्था को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, फिर द्रव अवस्था को गर्म कीजिएगा तो वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और फिर गैसीय अवस्था को अगर आप लोग ठंडा कीजिएगा तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और फिर द्रव अवस्था को भी ठंडा कीजिएगा तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ठोस अवस्था को गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था को फिर से गर्म कीजिएगा तो ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और गैस अवस्था को ठंडा कीजिएगा तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था को फिर ठंडा कीजिएगा तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल्स का बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे तो वो जल बन जाएगा, और फिर जल को भी गर्म करेंगे तो वो जल वाष्प यानी कि गैस बन जाएगा ना। और जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा, जल को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यनांक समझते हैं। द्रव्यनांक क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझ लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होता होगा और क्लियर होता जा रहा होगा। अब हम लोग क्वथनांक को समझने वाले हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पे कोई द्रव पदार्थ होगा, ठीक है, जो कि गैस की अवस्था में या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वो ताप को हम लोग द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा समझने वाले हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, जैसे कि हम इसका डिफिनेशन समझते हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से समझिए, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यनांक पर, अभी मैंने आप लोग को समझाया है द्रव्यनांक भी, ठीक है ना, द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा मेरे प्यारे दोस्तों 3.347 × 5 जूल पर kg होता है। अब हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा समझते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है उसे देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। आप लोग बुक को भी माध्यम से पढ़ सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, भारतीय वन की बुक लेके उसको पढ़िए। जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं तब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप लोग पढ़ लीजिए 1 से 2 बार, उसके बाद अगर ये नोट्स पॉइंट देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना है, तो 22.59 × 10⁵ जूल पर kg होता है। अब हम लोग समझते हैं संघनन या द्रवीकरण। देखिए क्या आता है द्रव्यनांक। देखिए संघीकरण का, संघनन का बात करें मेरे पास तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है। कोई भी पदार्थ चाहे ठोस हो या द्रव हो, वो क्या होगा, तो गैस की अवस्था में परिवर्तित जो होगा तो उसी को हम लोग संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब द्रव का हिमांक देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ठोस, द्रव, गैस के जितने भी नोट्स पॉइंट थे
वो सारे समझ में आ गए होंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो भी समझ में आ गया होगा। तो ठोस द्रव गैस पदार्थ की तीनों अवस्था के बारे में हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो पदार्थ को 5 भाग में बांटते हैं, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे अभी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ठोस द्रव गैस के जितने भी पॉइंट्स थे मैं आप लोग को करवा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। अब हम लोग चलेंगे प्लाज्मा अवस्था के बारे में, और चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के समझेंगे। इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग करेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था के बारे में समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप सभी को ठोस द्रव गैस यानी पदार्थ की तीनों अवस्था के बारे में बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे पास। तो सबसे पहले आप देखिए पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, ये क्या होता है। देखिए, यह पदार्थ की चौथी अवस्था, ये आप सभी जानते होंगे। यह पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है मेरे पास। तो प्लाज्मा अवस्था जो है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। इसमें लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इतना ज़्यादा ये गर्म रहता है, जो आप लोग कह सकते हैं जो सूरज का टेम्परेचर, सूरज और यानी कि सूरज और तारों में जो ताप होती है, ये प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा अवस्था में ही सूरज और तारों का ताप रहता है। यहाँ से लिखा भी गया है, जिसका लगभग तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है, यानी प्लाज्मा अवस्था में सूर्य और तारे के ताप भी रहते हैं। सूर्य और तारा का ताप प्लाज्मा अवस्था में ही रहता है। अभी मैंने आप लोग को बताया। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। तो फिलहाल पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में हमें इतना ही ज्ञात है किताब के अंदर में, यानी कि आप लोग देख सकते हैं जितने भी किताब है सारे किताब में इतना ही लगभग बताया गया है। तो जितना बताया गया था मैं आप लोग को बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। अब हम लोग पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों पड़ा। तो सत्येंद्र नाथ बोस थे जिन्होंने इस 5वीं अवस्था के बारे में कहा था, और आइंस्टीन साहब वैज्ञानिक थे, वो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहा। तो इसी दोनों के वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है, सबसे ठंडी अवस्था है। सॉरी, ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है, और प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था है। तो फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे, क्योंकि आपके बुक के अंदर इतना ही है। तो जैसे जैसे आपको और नेक्स्ट पॉइंट मिलते चलेंगे, आपको मैं आप लोग को बताता चलूँगा और सिखाता चलूँगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे परिवेश के पदार्थ यानी चैप्टर 1 के जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो मैं आप लोग को करवा दिया, सिखा दिया, समझा दिया। अब जाके आप लोग ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों को बनाइए, रिक्त स्थान को भरने वाले जितने भी प्रश्न उसको बनाइए, सब्जेक्टिव के बनाइए, और सारे प्रश्नों को बनाइए और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।